हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 3, जो कि डिस्कस करेगा पनिशमेंट के बारे में। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज पनिशमेंट, जिसके अंदर हम सेक्शन कवर करने वाले हैं। हम आज करेंगे पनिशमेंट, जिसके अंदर हम सेक्शन कवर करने वाले हैं सेक्शन 53 टू 75। ये सेक्शन हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, सेक्शन 53 टू सेक्शन 75। अब अगर हम बात करें सेक्शन 53 की, तो सेक्शन 53 में डिफाइन कर रखा है पनिशमेंट। पनिशमेंट होती क्या है? अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 6 तरीके की पनिशमेंट दी गई है, लेकिन इनमें से एक पनिशमेंट रिपील्ड हो गई है 1949 में। तो हम अभी यही डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की पनिशमेंट है और कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर हम बात करें पनिशमेंट की, तो सबसे पहली पनिशमेंट आती है हमारे पास डेथ। फर्स्ट नंबर की आती है डेथ, सेकंड नंबर की आती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड नंबर की आती थी, क्योंकि अब ये रिपील्ड हो गई है, हट गई है 1949 में। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द रिपील्ड पनिशमेंट, तो हमारी होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, जिसको कि हम हिंदी में बोलते थे काला पानी की सजा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, काला पानी की सजा। इससे अगली आती है हमारी इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो रिगोरियस हो। रिगोरियस को हम बोलते हैं कठोर, कठोर कारावास। उसके बाद आती है हमारी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आती है हमारी सबसे लीस्ट वाली फाइन। यहाँ तक की बात क्लियर है? मैंने आपको बताया 6 टाइप की पनिशमेंट थी, जिसमें से एक हट गई है, अब रह गई है 5 टाइप की। पहली डेथ, दूसरी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरी इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल और रिगोरियस, उसके बाद फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आखिरी में फाइन। ये 5 तरीके की अब प्रेजेंट में है। क्वेश्चन पूछ लेगा एट प्रेजेंट कितनी है? 5, और स्टार्टिंग में कितनी थी? 6। ये रिपील्ड कब हुआ? 1949 को। क्या रिपील्ड हुआ था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। यहाँ तक बात क्लियर है? अब कुछ ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर हमें, अगर हमने उस सेक्शन के अंतर्गत कोई ऑफेंस किए हैं तो हमें क्या मिलेगी? डेथ मिलेगी। अब वो कौन कौन से सेक्शन है उनको भी अपन हम गो थ्रू कर लेते हैं। फॉलोइंग सेक्शन अंडर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ ग्रांटेड। सेक्शन 121। 121 क्या होता है? वेजरिंग वॉर होता है। और ये जो सेक्शन, अभी आपको सिर्फ सेक्शन याद रखने हैं कि कौन कौन से सेक्शन में हमें डेथ पेनल्टी मिल सकती है। इनके बारे में जब हम इन चैप्टर्स के अंदर पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको ये सेक्शन याद रखने हैं, क्योंकि आपसे ऑप्शन में दे के पूछ लेगा कि कौन से सेक्शन के अंदर आपको डेथ ग्रांट होगी। तो ये कुछ सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 121, सेक्शन 132, सेक्शन 132, सेक्शन 194, सेक्शन 302, सेक्शन 303, सेक्शन 305, सेक्शन 307, सेक्शन 306, सेक्शन 364A और सेक्शन 396। ये सेक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर डेथ ग्रांट हो सकती है। अगर हमने इस सेक्शन के अंदर कोई अपराध किया, कोई ऑफेंस किया, तो हमें डेथ भी ग्रांट हो सकती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें सेक्शन 303 की, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और कौन से केस में किया था? मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और ये केस बार बार आपके प्री में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा इन विच केस सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमारा आंसर होगा मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक केस भी बताता हुआ चल रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट पे कौन कौन सा केस उठा था और कौन कौन से केस प्री में आए हुए हैं। तो उनमें से ये एक केस है मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब हम आगे देखते हैं।
हमने ऊपर बात करी कि कौन से सेक्शन के अंदर अगर हमने कोई अपराध किया तो हमें डेथ मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि कितने सेक्शन ऐसे हैं जिसको कि अगर हम करें तो हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर 51 सेक्शन ऐसे हैं आईपीसी के अंदर, जिसके अंदर अगर हमने अपराध किया तो हमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी मिल सकती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम कुछ केस डिस्कस करते हैं और ये सारे केस लॉज प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एज इट इज पूछ लेगा। अब पहला केस अगर हम देखें तो पहला केस है हमारा गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट। केस का नाम गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट। अब इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है उस अपराधी की बची कुची सारी जिंदगी, जिसने वो अपराध किया है और उस अपराध को करने के बाद उसको अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है तो उसकी बची हुई जिंदगी पूरी की पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स होल रिमेनिंग लाइफ ऑफ पर्सन। पर्सन कौन, जो अपराधी है, जिसको सेंटेंस ऑफ लाइफ मिला हुआ है उसको। अब हम बात करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस है हमारा जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो डेथ पेनल्टी होती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, असंवैधानिक होती है। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना। मिट्ठू सिंह वाले केस में 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था और जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर डेथ पेनल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। दोनों में फर्क है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब अगर हम आगे बात करें, हमारा अगला केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और इसमें हेल्ड ये हुआ था कि जो हम डेथ पेनल्टी देंगे वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर देंगे। डेथ पेनल्टी इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। आपको सिर्फ ये वर्डिंग याद रखनी जो मैंने ब्लू पेन से लिख रखी है, आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछेगा और मैं आपको सिर्फ उतना ही करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ये आप जो भी पॉइंट देख रहे हैं ये आपके एज इट इज क्वेश्चन में उठ के आए हैं, और जब हम एमसीक्यू करेंगे तब भी आप ये देखेंगे कि जो मैंने पॉइंट बताए हैं सिर्फ वो के वो ही एग्जाम ओरिएंटेड आए हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं उतना ही करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर हम देखें हमारा अगला केस मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी देने के लिए 5 प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश किया था, 5 सिद्धांतों को एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और क्यों किया था, डेथ पेनल्टी के लिए। कौन से केस में, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर। अब अगर हमारा अगला केस आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ऑफ इंडिया भी आएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी। अब इसके अंदर क्या है था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हम हैंगिंग करते हैं लोगों के बीच में किसी को फांसी देना वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन, लोगों के बीच में फांसी देना, कौन से केस में हेल्ड किया गया था, तो वो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी। अब अगर हम बात करें हमारे अगले सेक्शन की, तो हमारे इस अगले सेक्शन के अंदर एक तो हमें इसका सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन नंबर 53A, जो कि कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपसे सिर्फ इसके अंदर इसका सेक्शन पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन का सेक्शन कौन सा है, तो हमारा सेक्शन होगा 53A, पहली चीज। और इसके अंदर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अब मतलब हो गया इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ये आपको इसमें दूसरी चीज याद रखनी है कि ट्रांसपोर्टेशन मींस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब अगर हम बात करें सेक्शन 54 की, मैं आपको पहले बता दूं सेक्शन 54 और 55 दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। सेक्शन 54 में हम बात करेंगे डेथ के कंटेस्ट में, और सेक्शन 55 में हम बात करेंगे अदर देन डेथ के कंटेस्ट में या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के कंटेस्ट में।
अगर हम बात करें सेक्शन 54 की, तो ये कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। मतलब कम्यूटेशन का मतलब हो गया उस उस डेथ को कम कर देना, या उस पनिशमेंट को कम कर देना, या डेथ के बदले में कोई और पनिशमेंट दे देना। तो यहाँ पर डेथ के बदले में अगर हम कोई और पनिशमेंट देते हैं तो ऑब्वियसली वो पनिशमेंट डेथ से छोटी ही होगी। तो मतलब हम उस पनिशमेंट को जो उसको मिल रखी है उसको हम ऑल्टरनेट कर देते हैं किसी लीनियंट पनिशमेंट से। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास, कौन सी सेंटेंस पास होगी? डेथ। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 55A के अंदर। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, यहाँ पर क्या है? विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर है, ऑफेंडर की कंसेंट नहीं चाहिए। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइड अंडर दिस कोड। अब यहाँ पर इसमें पहले हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखते हैं क्या क्या होंगे। इन एवरी केस इन विच द डेथ शैल हैव बीन पास, पहली एलिमेंट जिस सेंटेंस में जिसमें डेथ पास हुआ है, जिसमें डेथ की पनिशमेंट मिली है, उस केस के अंदर कौन फैसला लेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगी। कोई हाई कोर्ट नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, कौन लेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगी, जो हमें कहाँ गिवन है? हमें गिवन है सेक्शन 55A के अंदर। अब इसके अंदर दूसरा एलिमेंट, जब हम उसकी पनिशमेंट को कम्यूट करेंगे, किसकी? ऑफेंडर की पनिशमेंट को जब हम कम्यूट करेंगे तो क्या हमें ऑफेंडर की कंसेंट लेनी जरूरी है? नहीं है। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा फॉर द कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट वेदर द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर इज रिक्वायर्ड, वेदर द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा होगा कंसेंट ऑफ ऑफेंडर इज नॉट रिक्वायर्ड। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54। यहाँ तक की बात क्लियर है कि जब किसी सरकार को, किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किसी की पनिशमेंट कंप्यूट करनी है तो उसमें ऑफेंडर की कंसेंट नहीं चलेगी। अब ये बात हमने पढ़ी डेथ के केस में 54 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर 55 के अंदर। ये हमारा सेक्शन 55 है। इसके अंदर कह दिया कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब 54 में हमने किसकी बात की थी? डेथ की। अब 55 में हम किसकी बात कर रहे हैं? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे डेथ नहीं आएगा, ये लिखने में मुझे मिस्टेक हो गई, सॉरी। इसमें आएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इन एवरी केस इन विच द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे भी कौन किसका फैसला होगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का फैसला होगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, यहाँ पे भी कंसेंट किसकी नहीं ली जाएगी? ऑफेंडर की नहीं ली जाएगी। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन। लेकिन जब अगर हम बात करेंगे कि सेक्शन 55 के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टर्म कितना होगा, तो नॉट एक्सीडिंग 14 साल, 14 ईयर्स का मैक्सिमम पीरियड होगा अगर हम बात करेंगे कम्यूटेशन की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। किसके अंदर? सेक्शन 55 के अंदर। कितने साल? 14 ईयर्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्शन 57 के अंदर तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगा 20 ईयर्स। कंफ्यूजन मत होना, 55 की बात करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करेगा तो हमारा होगा 14 ईयर्स। 57 की बात करेगा, फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात करेगा तो हमारा होगा 20 ईयर्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम इसके अंदर एक केस देखते हैं। केस का नाम है हरवंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इफ द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन कम्यूटेड देन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैव टू कम्यूट
पनिशमेंट ऑफ अदर टू। अगर एक आदमी की किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने पनिशमेंट कम कर दी तो उस अपराध में लिप्त अन्य अपराधियों की भी पनिशमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कम्यूट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अगर एक की कर दी तो वो बाकियों की करने से मना नहीं कर सकते, वो बाउंडेशन हो जाएगी कि उनको बाकियों की पनिशमेंट भी कम करनी पड़ेगी या कम्यूट करनी पड़ेगी। ये हेल्ड हुआ था हरवंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर। अगला हमारा सेक्शन है जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब उसकी डेफिनेशन हमें कहाँ दे रखी है? उसकी डेफिनेशन हमें दे रखी है 55A के अंदर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सेक्शन 54 एंड 55 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स। अब अगर हम बात करें डेथ के केस की, सेंटेंस ऑफ डेथ की, तो उसके अंदर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें अदर देन डेथ की तो उसके अंदर कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ इतना याद रखना है आपको। अगर हम बात करें सेक्शन 54 के अंदर जो आई थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें सेक्शन 55 के अंदर जो आई थी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 57 की। अब 57 इसलिए क्योंकि 56 रिपील्ड है, तो हम बात करेंगे 57 की। फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स। मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि अगर हम बात करेंगे सेक्शन 57 के अंतर्गत तो हमें देखना पड़ेगा जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो कंसिडर होगा 20 ईयर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्शन 54 के कंटेक्स्ट में तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा हमारा 14 ईयर्स। अब हम बात करते हैं हमारा अगला सेक्शन 60। सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली सिंपल और रिगोरियस। मतलब जो सजा दी जाएगी वो कठोर भी हो सकती है और वो सिंपल भी हो सकती है। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन इट शैल बी competent to the court which sentence such offender be direct। अब ये उस ऑफेंडर को सजा कैसे देनी है? सिंपल देनी है, रिगोरियस देनी है, रिगोरियस और सिंपल का कॉम्बिनेशन देना है। ये किसके हाथ में बात रहेगी? ये कोर्ट के हाथ में बात रहेगी उसके ऑफेंस को देख करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिशन पावर है वो कोर्ट के हाथ में है कि उसको पनिशमेंट कैसी देनी है अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। अब वो चाहे पूरी सिंपल हो सकती है, चाहे वो पूरी रिगोरियस हो सकती है, चाहे कुछ सिंपल कुछ रिगोरियस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हमने बात पढ़ी सेक्शन 60 की। अब हम देखेंगे सेक्शन 61 और सेक्शन 2 हमारे रिपील्ड हैं। अब हमारा सेक्शन आएगा सेक्शन 63। सेक्शन 63 कहता है अमाउंट ऑफ फाइन। अब हमें ये देखना है अमाउंट ऑफ फाइन सेक्शन 63 में क्या दे रखा है। अनलिमिटेड है लेकिन एक्सेसिव नहीं है। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड देखना है, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड। जहां पर किसी पनिशमेंट की फाइन की वैल्यू एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, टू विच फाइन में एक्सटेंड। द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अब इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अब कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो है फाइन मेंशन नहीं है, लेकिन जब एक कोई चोर चोरी करके आता है, अब कोर्ट उसके ऊपर 5 लाख का फाइन थोड़ी लगा देगी। पहले उसकी हालत देखेगी, क्या वो उतना देने लायक भी है या नहीं है। अब कोई जब एलिजिबल ही नहीं है 5,000 के भी और उसके ऊपर फाइन हमने लगा दिया 50 लाख का, तो ये हो गया एक्सेसिव।
और अनलिमिटेड का मतलब ये हो गया कि कोर्ट कितने भी अमाउंट तक का फाइन लगा सकती है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, लेकिन सामने वाले को भी देखना पड़ेगा कि वो कितना दे सकता है, कितनी इसकी एलिजिबिलिटी है। अब कोई आदमी 500 रुपये भी नहीं दे सकता हो, उसके बाद हो ही नहीं, और हम उसके बाद फाइन लगा दें 50,000 का, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए इसका मतलब है अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अब हम बात करेंगे हमारा अगला सेक्शन, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब 64 में हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हमें फाइन मिला है वो विद इम्प्रिजनमेंट मिला है, और हम अगर 67 की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन की बात की गई है, और 64 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों की बात की गई है। वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, in which the offender is sentenced to fine whether or with or without imprisonment। जहां पर इसको क्या भरना है, जहां पर ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट भी दी है और उसको फाइन भी दिया है, तो उस केस में कंपीटेंट कोर्ट शैल इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब जो कंपीटेंट कोर्ट होगी वो अगर उसने वो फाइन पे नहीं किया तो उसको जो सजा मिलेगी वो इस इम्प्रिजनमेंट से एक्सेस में मिलेगी, जो इसको पहले वाली इम्प्रिजनमेंट मिल रखी है, सजा मिल रखी है, इसके एडिशन में सजा मिलेगी, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, इससे एक्स्ट्रा सजा मिलेगी। सपोज अगर उसको सजा मिल रखी है 5 साल की और फाइन है 1 लाख रुपए, तो इस केस में क्या होगा, अगर इसने 1 लाख रुपए फाइन पे नहीं किया तो 6 साल तो उसको काटने ही पड़ेंगे, प्लस उसका 1/4 जो कि होगा 1.5 साल वो भी काटने पड़ेंगे, मतलब 5.5 साल के बदले में इसको 6.5 साल काटने पड़ेंगे। और ये बात हमें कहाँ दे रखी है, सेक्शन 65 के अंदर। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमें सिर्फ 64 में इतना ध्यान रखना है कि जो इम्प्रिजनमेंट होगा 64 के अंदर, जो इम्प्रिजनमेंट होगा सेक्शन 54 के अंदर, इम्प्रिजनमेंट इन एक्सेस ऑफ अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज लाइबल, मतलब वो जिस अपराध के लिए लाइबल है वो तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, उसके लिए तो उसको जेल मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो उसने फाइन नहीं भरा उसके लिए भी उसको सजा अलग से मिलेगी, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, हमारा अगला सेक्शन है लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर किसी अपराधी ने वो फाइन पे नहीं किया है तो उसको और कितनी सजा मैक्सिमम मिलेगी, जो उस अपराध की मैक्सिमम सजा है उसकी 1/4 shall not exceed 1/4 of the longest term of imprisonment which the maximum fixed for the offense। सपोज किसी ने चोरी करी है, चोरी करी, उसके ऊपर लगा दिया 3 साल प्लस 10,000 रुपये जुर्माना। अब अगर ये 10,000 रुपये पे नहीं करता तो इसको 3 साल, जो कि चोरी की सजा मेंशन है 379 के अंदर, 3 साल का 1/4 मतलब 3 साल हो गया हमारा 36 महीने और इंटू 1/4, 9 महीने इसको एक्स्ट्रा सजा काटनी पड़ेगी, ये इसका मतलब है। शैल नॉट एक्सीड 1, अब यहाँ पे ये 1/4 किसका, अब जो चोरी की सजा है वो मैक्सिमम 3 साल की है 379 के अंदर, तो इसके अंदर इसको इस 3 साल का 1/4 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पर हम पास में आते हैं शैल नॉट एक्सीड 1/4। अब आपको इस चीज को याद रखना है, 1/4 को, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज मैक्सिमम फिक्स फॉर डेथ ऑफेंस। यहाँ तक बात क्लियर है। और अगर हम बात करें सेक्शन 66 की, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर किसी ने फाइन पे नहीं किया तो उसको कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है, चाहे सिंपल मिले,
चाहे उसको सिंपल मिले चाहे उसको रिगोरियस मिले। यहाँ तक की बात क्लियर है। अभी पढ़ा था सेक्शन 64 के अंदर, क्या पढ़ा था कि जहां पर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ग्रांटेड है, लेकिन अब हम 67 के अंदर पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ बात कर रखी है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। अब 64 में हमने इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों देखे थे, अब 67 में हम सिर्फ देखेंगे फाइन को। अब जब हमने 64 में देखा था तो उसको आइदर डिस्क्रिप्शन की मिलती थी पनिशमेंट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मिलेगी सिंपल, यहाँ पर रिगोरियस नहीं मिलेगी। कहाँ पर? 67 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पनिशेबल विद फाइन है, ना कि इम्प्रिजनमेंट। और जो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट विद फाइन होंगे तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो होगी सिंपल। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ फाइन से इम्पोज है तो उसकी पनिशमेंट कैसी होगी, सिंपल, रिगोरियस या बोथ? तो हमारा आंसर होगा सिंपल। और ये आपके प्री में ऐसे कैसे पूछ लेता है। और इसके अंदर कुछ कैटेगरी है, अगर वो फाइन 50 रुपए तक का है तो उसके ना पेमेंट करने पर उसको सजा मिलेगी 2 महीने की। अगर वो फाइन 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 4 महीने की। और अगर वो फाइन 100 रुपए से ज्यादा का है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगी 6 महीने की। ये आपको कैटेगरी याद रखनी है, अप टू 50 2 महीने, 50 से 100 4 महीने और 100 से ऊपर 6 महीने। कौन से सेक्शन में? 67 के अंदर। और वो इम्प्रिजनमेंट कौन सी मिलेगी? सिंपल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फाइन की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें 68 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। सपोज कर लीजिए मेरे ऊपर सिर्फ फाइन लगा 100 रुपए का और मैंने हाथों हाथ पे कर दिया, तो मेरे को अब 6 महीने जाने की जरूरत नहीं है। हाथों हाथ पे कर दिया तो मेरी छुट्टी। द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन शेल टर्मिनेट व्हेन द फाइन इज पेड। जैसे ही मैंने फाइन पे कर दिया 100 रुपए का, मैं छुट्टी। लेकिन अगर पे नहीं किया तो 67 के अंदर 6 महीने के लिए अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो सिर्फ पनिशेबल फाइन है और मैंने हाथों हाथ वो फाइन पे कर दिया तो मेरी वहां से छुट्टी। तो जैसे ही मैं फाइन पे कर दूंगा तो मेरे को फ्री कर दिया जाएगा। शेल टर्मिनेट व्हेन द फाइन इज पेड अंडर द प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ तक बात खत्म। अब हमने 68 में बात करी कि अगर हम उसको फाइन कर दे पेमेंट पूरा, और अब हम 69 में बात करेंगे जब हम उसको फाइन पेमेंट करेंगे आधी या कुछ प्रपोर्शन में। एक्ट में लिखा है if before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such proportion of fine to be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall be terminated. एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे ऊपर लगा 100 रुपए का फाइन। अब 100 रुपए का फाइन लगा तो मेरे को जाना पड़ेगा 6 महीने के लिए अंदर। अब लेकिन मैंने क्या किया, 50 रुपए पे कर दिए। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही 2 महीने खत्म होंगे तो मेरे को रिलीज कर दिया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अगर मैं पूरे पे कर देता तो हाथों हाथ छोड़ देते। अब क्योंकि मैंने 50 रुपए कम दिए हैं तो जितना टेन्योर है 2 महीने का मेरे को काटना पड़ेगा और फिर मेरे को ये छोड़ देंगे। यहाँ तक कितनी बात क्लियर है। ऊपर वाले में हमने कहा था हमने पूरी पेमेंट कर दी है, इसमें हमने पार्ट में पेमेंट करी है और उस पार्ट के अकॉर्डिंग जितना हमारा बैलेंस है उतनी हमें पनिशमेंट मिलेगी, उसके बाद हमें छोड़ दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 70 की।
सेक्शन 70 कहता है फाइन लेवेबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट डिस्चार्ज द प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। इसको हम कह सकते हैं कि भैया आदमी अगर मर रहा हो तो उसके कफन से भी हम फाइन इम्पोज कर लेंगे, उसके कफन से भी हम फाइन जमा कर लेंगे। और हम ऐसे कह सकते हैं कि अब अगर आपके अगेंस्ट में कोई फैसला आ गया और आपको उसका जो फाइन है, जो आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है, आपको 6 साल के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने साल के अंदर? 6 साल के अंदर। और अगर आप मर भी गए, आपकी डेथ भी हो गई, तो आप उससे डिस्चार्ज नहीं होंगे उस ड्यूटी से। आप उस ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकते, छूट नहीं सकते। अगर आपने पे नहीं किया तो आपके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पे करेंगे। इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि अगर आपकी डेथ हुई तो आप इस फाइन से नहीं बच सकते, पहली चीज़। और अगर आपके अगेंस्ट में कोई फैसला आया है और उसमें फाइन है तो आपको 6 साल के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़। और तीसरा, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप वो अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज नहीं हो सकते। कौन भरेगा? आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 71 की। सेक्शन 71 कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। इसके अंदर आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है 71, और उसमें क्या क्या रखा है, लिमिट बता रखी है। और इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है 71 के अंदर। अब 71 के अंदर एक इलस्ट्रेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। इलस्ट्रेशन क्या है? ए है और ये जेड है। ए ने जेड को डंडे से मारा, डंडे से 50 बार मारा। ए ने जेड को डंडे से 50 बार मारा। अब अगर हम बात करें डंडा मारने की सजा, लेट सपोज 1 साल की होती है। अब किसने जब इसको 50 बार मारा तो क्या इसको सजा 50 साल की मिलेगी? नहीं, इसको सजा सिर्फ एक बार मारने की मिलेगी, 1 साल की मिलेगी। अब वो बात अलग है कि इसके मारने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो वो अलग सीन बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ये 50 बार डंडे मारने की, तो क्या इसको सजा 50 साल की मिलेगी या 1 साल की मिलेगी? इसको सजा 1 साल की मिलेगी। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि क्योंकि डंडा मारने की सजा 1 साल की है तो इसने 50 बार मारा तो इसको 50 साल की मिलनी चाहिए, नहीं। तो अब इसी में कह दिया कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट। अब अगर उसने कई बार सेम तरीके का ऑफेंस किया है, सेवरल ऑफेंसेस, तो उसकी एक लिमिट मान दी गई है कि आपने 50 बार मारा है लेकिन क्या मारा, डंडा मारा है और उससे उसको कुछ हुआ नहीं है, तो आपको 1 साल की मिलेगी। अब इसी के अंदर हम एक और केस देखते हैं, ए बी सॉरी जेड लेते हैं इसको भी। ए ने जेड को डंडे से मारा और इसको इन दोनों का बीच बचाव करने के लिए एक वाई आया और ए ने वाई को भी डंडे से मारा। अब इस केस में इसकी सजा अलग मिलेगी और इसकी सजा अलग मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आदमी 2 हैं और यहाँ पर आदमी 1 था, इसलिए इसको 1 साल की मिली। अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकता ए कि मैंने तो जेड को और वाई को एक ही उससे मारा, डंडे से मारा था। लॉ कहेगा भैया एक से मारा हो लेकिन मारा तो आपने 2 आदमियों को है, इसलिए आपको जेड की भी मिलेगी और आपको वाई की भी मिलेगी। और ये कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 2।
और ये कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 72 की, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंस द जजमेंट स्टेटिंग इट डाउटफुल इज विच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहां पर कोर्ट खुद डाउट में है, तो उस केस में उस अपराधी को उस अपराध की मिनिमम सजा मिलेगी, ना कि मैक्सिमम। याद रखना, सेक्शन 72 में क्या रखा है, जहां पर कोर्ट खुद डाउटफुल है कि इस अपराधी ने कौन सा अपराध किया है और कौन सी कैटेगरी में आता है, तो उस अपराध की सबसे मिनिमम जो सजा होगी वो कोर्ट ग्रांट करेगी। कौन से केस में? जब कोर्ट खुद डाउटफुल हो। अब अगर हम बात करें हमारा अगला सेक्शन, हमारा अगला सेक्शन है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 और 74 दोनों। 73 में डिफाइंड है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब हो गया, वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच अंडर दिस कोड द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। मतलब जब कोई अपराधी किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसके अंदर कोर्ट के पास अधिकार होता है कि उसको रिगोरियस या फिर हम कह सकते हैं कठोर कारावास भी दे सकती है। तो अब ये जो कठोर कारावास होता है, इसी के पीरियड को हम बोलते हैं रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट या सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम इसके अंदर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहला, मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी अपराधी को दिया जाएगा 3 महीने के लिए, और इसमें भी कुछ लिमिट है। मैक्सिमम दिया जाएगा 3 मंथ के लिए। अब अगर हम बात करें अप टू 6 मंथ की, अगर उसको सजा है तो दिया जाएगा 1 महीने के लिए। अगर है 6 महीने से 1 साल तक की सजा, तो दिया जाएगा इसको 2 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट। और अगर 1 साल से ज़्यादा की सजा है तो इसको दिया जाएगा 3 महीने का, जो कि है मैक्सिमम। और आपसे एग्जाम में यही पूछता है इस सेक्शन के अंदर कि मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3 महीने का। अगर सजा 6 महीने तक की है तो उसको मिलेगा 1 महीने का। अगर सजा 6 महीने से 1 साल तक की है तो उसको मिलेगा 2 महीने का। और अगर सजा 1 साल से ज़्यादा की है तो उसको मिलेगा 3 महीने का। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो इसको 3 महीने की मिलेगी, क्या ये एक साथ मिलेगा? जो इसको ये 3 महीने का कब मिलेगा कठोर कारावास, क्या इसको एक बार में मिल जाएगा, वन टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको मिलेगा इंटरवल्स के बीच में, और वो इंटरवल्स हमें कहाँ डिफाइन कर रखे हैं? वो हमें कर रखे हैं सेक्शन 74 के अंदर, जो कि बात कहता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर। और अगर हम बात करें लिमिट की, तो लिमिट ऐसी है, अब मान लिए 30 डेज का ये वो पूरा महीना है, तो इसको कैसे मिलेगी? 7 दिन की सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 14 दिन का गैप, फिर 7 दिन की कन्फाइनमेंट। मतलब एक कन्फाइनमेंट से लेकर दूसरी कन्फाइनमेंट के बीच में 14 दिन का गैप होना चाहिए, और एक बारी में 7 दिन की भी मिलेगी। यहाँ तक की बात क्लियर है? एक महीने में
14 दिन का गैप बीच में होना चाहिए और 7 दिन पहले और 7 दिन बाद की मिलेगी क्या, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। एक साथ नहीं दे सकते, गैप इस तरीके से आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैंने आज आपको पनिशमेंट का चैप्टर पूरा करवा दिया है, जिसमें हमने 53 से लेकर 74 तक कवर किया है। अब हम अगले अपने चैप्टर में जनरल एक्सेप्शन को शुरू करेंगे, जो कि शुरू होगा 76 to 106, और वो वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें 3 से 4 वीडियो लग सकती है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।